मानवता और मर्दजात को शर्मसार कर देने वाला ये केस आज भी किसी को चैन से सोने नहीं दे रहा। जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वहां पूरे देश का ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा केस पूरे देश को अफसोस में जकड़े हुए हैं। हर कोई कातिल की फांसी की सजा की मांग कर रहा है। कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंट कर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के गुप्त भाग पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि यह एक कुकृत्य के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहां कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए मैं आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्राइम से जुड़ी हर बारीक कड़ी को हम खोलते हैं। एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी 8 अगस्त 2024 को। बाकी दिन की तरह मोमी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी माँ का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि माता पिता को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी? जिसके रिप्लाई में मोह मिलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वह बस अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही है, जिसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएंगी। अपनी माँ से बात करने के बाद पेशेंट्स को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहां मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के तकरीबन 2 बज जाते हैं और इस वक्त थोड़ी थकान सी महसूस कर रही होती है, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। रेस्ट करते करते सुबह के 8 बज जाते हैं, पर वह तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि भी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है, और वह ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वह बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर छोटी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये एक ट्रोमा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वह भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर। बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं, ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी एट एंड मोर कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस हत्या और कुकृत्य केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है
किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी, और जब वह इस इंसान से जिसका नाम संजय रॉय है उससे अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोंट दिया, यहाँ तक कि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसके साथ गलत काम भी किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिलता है। ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते तो, लेकिन बदकिस्मती से इस सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता था वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस वाले इस सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहां पर उस टाइम क्या कर रहे थे, और इन लोगों को इस बीच यहां कुछ अजीब दिखा। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा ही कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन पेयर करते हो तो अगली बार वह उससे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की यह ट्रिक काम भी आती है, क्योंकि यह ब्लूटूथ नेक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटरी वॉलंट्स के अंडर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। जैसे आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स अनऑथराइज्ड पार्किंग या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म्स पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीज़न कहीं पर भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वह संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफिक वीडियो मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही मोमिता के मर्डर का गुनहगार है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा डराने लगते हैं एंड फाइनली वह डरकर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही मोमित और उसके साथ कुकृत्य किया है। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक जूता मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं, और ये वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय यह प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वह ये सब बस इसीलिए कर रहा था ताकि उसे कम सज़ा मिले, और क्योंकि वह उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उस जूते पर लगे ब्लड सैंपल्स को चेक करवाते हैं तो वो भी मोमिन ब्लड से मैच हो जाता है, जो कि एक सॉलिड प्रूफ था। इन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ जोड़ डीडीएच करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वह आराम से इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज़्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वह अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की गंदी नजर मुड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वह पहले काफ़ी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज़्यादा आ तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि हाँ
उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से 4:40 पर बाहर आता है। इन 40 मिनट्स तक मोमात इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने दर्द से गुजरी होगी, यह सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। स्पेशली माता पिता जिन्होंने इतनी उम्मीद से और त्याग करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था और पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। और दोस्तों, ये केस अभी भी बंद नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय राय को कस्टडी में रखा जाएगा। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस केस रिलेटेड 2 वीडियो और हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उन्हें भी ज़रूर देखें और क्राइम से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल क्राइम अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें। कुछ जब तक इंसाफ ना मिल जाए, ये मशाल बुझने मत दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।